बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के हरदोई से बड़ी खबर है, जहां काफी तनाव का माहौल बन गया है। देर रात पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च भी किया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के युवक ने हिंदू परिवार के घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद वहां पर तनाव फैल गया। लिहाजा पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब आरोपी युवक को पकड़ने के लिए पकड़ने गई पुलिस पर वहां पथराव किया गया। आरोप यह है कि हिंदू परिवार के घर में घुसकर मुस्लिम युवक ने मारपीट की। मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और आरोपी युवक की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। हरदोई का यह मामला है, जहां पर एक हिंदू परिवार के घर में घुसकर मुस्लिम युवक ने मारपीट की है और उसके बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव है। हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया तनाव को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी तनाव बना हुआ है और आरोपी युवक की तलाश लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरदोई की, किस तरह से तनावपूर्ण माहौल हो गया था। उसके बाद पुलिस को बाकायदा पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करना पड़ा ताकि तनाव का माहौल खत्म हो, लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, बेवजह इकट्ठा ना हो। ये तस्वीरें हरदोई की आप देख रहे हैं। बड़ी खबर हरदोई से हम आपको दे रहे हैं। हरदोई के पाली में इस वक्त भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि जरा सा भी सांप्रदायिक तनाव ना फैल पाए। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम नाइट क्लब मारपीट मामले में 6 बाउंसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने 6 बाउंसरों को गिरफ्तार किया है और 3 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाउंसरों पर क्लब के बाहर एक लड़की और उसके साथियों के साथ मारपीट का आरोप है। 7-8 अगस्त की रात कैसाडांजा क्लब के बाहर यह मारपीट हुई थी और 3 दिन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि बाउंसर्स ने लड़की और उसके साथ मौजूद साथियों के साथ मारपीट की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम में नाइट क्लब के 6 बाउंसरों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के 3 दिन बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, राजनीतिक दलों की फ्री योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट में याचिका दायर कर मुफ्तखोरी की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए, इस पूरे मसले पर राजनीति बहुत तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर एक बार फिर सुनवाई होगी। ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। फ्री कोचिंग की व्यवस्था हर जनपद तक पहुंचाने की व्यापक कार्ययोजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव आते ही मुफ्त की योजनाओं की घोषणा होने लगती है। वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करने का ऐलान करता है तो कोई लैपटॉप बांटता है। कर्ज माफी की होड़ लग जाती है। सियासी दलों की इसी रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। फ्री योजनाओं को लेकर दायर याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी। चुनावी घोषणा पत्र मुफ्त की योजनाओं को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त की योजनाओं से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग रोक लगाने के लिए विचार करे। मुफ्त की योजनाओं को लेकर दायर याचिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केजरीवाल की पार्टी ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा है, इस तरह की योजनाओं की घोषणा राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। चीफ जस्टिस एवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बनाने पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कमेटी में वित्त आयोग, नीति आयोग और रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियों समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मुफ्त की योजनाओं को रोकने के लिए 3 जजों के बेंच ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से सुझाव मांगे हैं। सुझाव देने के लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है। और देश के कई राज्यों में इस वक्त है आफतकाल। कई राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है तो वहीं शहर पानी में डूब रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में थोड़ी सी बारिश में हाहाकार मच गया। मंदिर, सड़क, सब कुछ पानी में समा गया। आसमान से बरस रही आफत मध्य प्रदेश में कहर बनकर टूटी है। ये प्रलयंकारी लहरें मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने को मिली।
भारी बारिश के बीच लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और केदारेश्वर मंदिर में सैलाब आ गया। पानी की आवाज जोरों से डरा रही थी। पहाड़ी से पानी की तेज धारा मंदिर परिसर में गिर रही थी और देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर झरने में तब्दील हो गया। दूर पहाड़ी से होता हुआ सैलाब पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया। पूरा मंदिर जलमग्न हो गया। रतलाम के केदारेश्वर मंदिर में बुधवार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार सैलाब का ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से केदारेश्वर मंदिर में पानी भर गया। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा। मंदिर परिसर ही नहीं पूरे रतलाम शहर में बारिश का तांडव देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क के ऊपर से पानी का प्रवाह काफी तेज गति में नजर आ रहा है। पानी का प्रवाह देख सड़क के किनारे पर लोग ठिठक गए। जब पानी इतनी तेज गति से बहता हुआ हो तो सड़क पार करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर खड़े लोगों ने पानी कम होने का इंतजार किया, लिहाजा ये सभी लोग सुरक्षित रहे। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर कैसे तालाब में तब्दील हो गया, इसकी एक तस्वीर ये भी है। रतलाम में बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। सड़क का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सड़क के बीच में बना डिवाइडर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी गाड़ियां किसी तरह से निकल जा रही थी, लेकिन बाइक सवार लोग परेशान नजर आए। किसी की गाड़ी बंद हो गई तो कोई पानी भरा होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को अपनी दुकान समय से पहले बंद करनी पड़ी। रतलाम शहर का हर गली चौराहा पानी से लबालब नजर आया। रतलाम शहर की ये तस्वीर पूरे ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। आए दिन शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। सिर्फ शहर का नाम बदला है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही है। फिर भी हमारा सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में आज भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन से महाराष्ट्र के कई जिलों में हाहाकार मचा है। बुधवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में तूफानी बारिश के बीच समंदर में एक जहाज फंस गया, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया। उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ की हैं। तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन ये ऑपरेशन 10 जिंदगियों को बचाने वाला है। रायगढ़ के अलीबाग में उफनती लहरों के बीच एक नाव फंस गई। नाव पर कुल 10 मछुआरे सवार थे। रात भर ये लोग उफनती लहरों के बीच जिंदगी और मौत की जंग से लड़ते रहे। सुबह इनके लिए कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और ऑपरेशन जिंदगी शुरू हुआ। मौसम खराब होने की वजह से कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। लेकिन एक एक कर सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि नाव का इंजन फेल होने की वजह से मछुआरे उफनती लहरों के बीच फंस गए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, लिहाजा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मछुआरे जब सुरक्षित बाहर निकले तो जवानों से समंदर में फंसने की आपबीती सुनाई। गुजरात से निकले ये मछुआरे महाराष्ट्र के समंदर में घिर गए। मौत के मुंह से बाहर आने पर मछुआरों की जान में जान आई।
वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कई गांव पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र से तेलंगाना को जोड़ने वाला हाईवे पानी में डूब गया है। वैनगंगा और वर्धा नदी पूरे उफान पर है। एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही नजर आएगा। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। कई इलाकों में लोगों के घरों के बाहर पानी जमा हो गया। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों के घरों में घुसने लगा है। बताया जा रहा है कि एमपी में भारी बारिश का असर महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों पर देखा जा रहा है। चंद्रपुर में बहने वाली वर्धा और वैनगंगा नदी पूरे उफान पर है। महाराष्ट्र में तेलंगाना से जोड़ने वाला हाईवे पानी में डूब गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने चंद्रपुर में रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी संकट में घिर गई है। वर्धा की सहायक नदी कही जाने वाली इरई का पानी पूरे शहर को डुबो रहा है। बीते 3 दिनों से चंद्रपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है। पूर्व विदर्भ और चंद्रपुर में बीते 3 दिनों से बारिश का रेड अलर्ट था और आने वाले अगले 2 दिन में भी ये जो रेड अलर्ट है वो जारी रहने वाला है। और ये जो बारिश हुई है उस वजह से चंद्रपुर जिले की नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश में जो मूसलाधार बारिश हुई है उसका भी पानी चंद्रपुर में आने लगा है, क्योंकि इन नदियों का जो पानी है मध्य प्रदेश से आने वाला वो वैनगंगा और वर्धा इन 2 बड़ी नदियों के माध्यम से चंद्रपुर जिले में आता है। चंद्रपुर शहर में करीब 500 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। लिहाजा हालात को देखते हुए राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। एसडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को लगातार निकालने की कोशिश में जुटे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में अगर बारिश और तेज हुई तो लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। सवाल, ये कैसा स्मार्ट सिटी? सवाल इसलिए क्योंकि स्मार्ट सिटी इंदौर की तस्वीरों ने पूरे देश को हैरान किया है, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटों की बारिश ने ही वहां गलियों नुक्कड़ों में लोगों की जान पर संकट ला दिया। शहर में सैलाब नहीं बल्कि दरिया में शहर नजर आ रहा है। गाड़ियां बही जा रही हैं और चीख पुकार मची हुई है। इंदौर समेत दूसरे भी स्मार्ट सिटीज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जो सरकार पर सवाल उठाती हैं और स्मार्ट सिटी के मायने बदल कर रख देती हैं। हमको सबको राष्ट्रध्वज फहराना है। फहराएंगे ना सब? जोर से बताएं, फहराएंगे। इसकी शान न जाने पाए हम गाते हैं, तू जी ए दिल जमाने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर स्कूल के बच्चों से रूबरू हुए। तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बीच उनके राज्य में कई शहर और शहरों में रहने वाले परिवार और बच्चे फिर से डूब गए, सैलाब में बह गए। एक महीने पहले भी डूबते इंदौर की तस्वीर और एक बच्चे के खुले नाले में बहने की रिपोर्ट हमने घंटी बजाओ में दिखाई थी। और इसके 2 ही दिन पहले सीएम इंदौर की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। ये हाईटेक सिटी, ये मेट्रो सिटी, ये आईटी सिटी, ये इंडस्ट्रियल सिटी, ये क्लीन सिटी, ये अद्भुत सिटी, ये बर्बाद ना हो जाए। ये नाला नगर परिषद के ठीक पीछे है। इन नाले की सफाई के लिए कुछ जगह हमने चेंबर छोड़ रखे हैं। तो चेंबर की जाली टूटने के कारण वो बच्चा उस नाले में चले गया। लेकिन दिन, हफ्ते और महीना गुजरने के बाद भी इंदौर समेत मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन जैसे स्मार्ट सिटीज को बारिश ने नॉट सो स्मार्ट सिटीज साबित कर दिया है।
इंदौर की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली ताजा तस्वीर अब वायरल है, क्योंकि रात के अंधेरे में जब ड्राइवर ने एक बाढ़ग्रस्त रास्ते को पार करने की कोशिश की तो गाड़ी की हेडलाइट और टेल लाइट की रोशनी में शहर के बीचों बीच इसके सामने चुनौती की तरह बहता सैलाब का रौद्र रूप दिखा। गाड़ी बढ़ी और फिर अटकी। कार भी गई। हाँ, बन रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर है उस स्मार्ट सिटी इंदौर की जो 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो गया। हर तरफ पानी ही पानी, पूरी तरह से नगर निगम की पोल खोलता दिखाई दे जाएगा। बाढ़ में बहती गाड़ियों की दूसरी तस्वीरें भी स्मार्ट सिटी इंदौर की असलियत सामने लाती हैं। जरा सैलाब में फंसी इन दोनों गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों से कोई पूछे, क्या आपका शहर स्मार्ट सिटी है? मंगलवार देर शाम को इंदौर में हुई 2 से 3 घंटे की बारिश ने ये शहर डुबो दिया। एक स्मार्ट सिटी की ऐसी तस्वीरें देखना देश के लिए किसी बड़ी ट्रेजेडी से कम नहीं। अरे अपर मत ले जाना। 9 अगस्त से 10 अगस्त के बीच इंदौर में सामान्य बारिश का आंकड़ा 15.7 मिलीमीटर है, लेकिन 24 घंटों के अंदर इंदौर में 81.2 mm बारिश हुई, यानी सामान्य से 417% ज्यादा। तो इंदौर को इस हाल में पहुंचाने के पीछे पहली वजह तो हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। और अब देखिए कैसे जनता को प्रकृति के इस प्रकोप की दोहरी मार झेलने पर मजबूर किया प्रशासन की नाकामी ने। इंदौर में 1912 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के मुकाबले सिर्फ 126 किलोमीटर लंबा भूमिगत ड्रेनेज नेटवर्क है जो पानी की निकासी करता है, लेकिन सड़क नेटवर्क के मुकाबले ये 93% कम है। यानी पानी निकालने वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे 93% तक बढ़ाया जाना चाहिए। और काम किसका है? नगर निगम का। खुद सीएम साहब ने आज से करीब 1 महीने पहले नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए ये बात साफ भी की थी। कई काम ऐसे हैं जो विधायक नहीं करता, जो सांसद भी नहीं करते, वो काम करता है नगर निगम। सड़कें बनाना है, शुद्ध पेयजल, सीवेज का सिस्टम, ट्रैफिक, यातायात, अलग अलग तरह की कई चीजें वो करता है नगर निगम। सीएम साहब, नगर निगम ये सब करता तो है, पर ये सब हुआ नहीं है, वरना शहर का हाल ये ना होता। शाम 7:30 बजे बाद यहाँ पानी गिरना शुरू हुआ और बहुत तेजी से पानी आगे बढ़ता गया। करीब करीब 8 बजे जो है पानी का लेवल 3 फीट से ऊपर हो गया था और मेरा घर की कुर्सी 2.5 फीट उठी हुई है, उसके बावजूद पानी अंदर चले गया था। अंदर से 2 गाड़ियाँ आई, मोटरसाइकिल एक के पीछे एक, और वो नाले के ऊपर बैरिकेड्स नहीं होने से उधर अंदर गिर गई। और लोगों को भी इसका मलाल है, लेकिन तकलीफ इतनी है कि वो शायद शिकायत करते करते थक गए और इसीलिए एक अनूठा अंदाज अपनाया अपना विरोध दर्ज करने के लिए। ये जश्न नहीं, मातम है। ऊपर से बारिश, नीचे सैलाब में डूबे ढोल नगाड़ों पर नाचते ये लोग दरअसल सरकार का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इंदौर की सिकंदराबाद कॉलोनी के रहने वालों का कहना है, इंदौर शहर 5 बार स्वच्छता में अपना परचम लहरा चुका है और निगम द्वारा दावा किया जा रहा है कि छठी बार भी अपना नाम दर्ज करवाने में सफल होगा। लेकिन इंदौर नगर निगम द्वारा क्षेत्रों में कई सालों से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे पानी की ठीक निकासी हो सके। गई है ना, गई इंदौर समेत मध्य प्रदेश के भोपाल और उज्जैन भी बारिश की वजह से लोगों के लिए मुसीबत के शहर बन गए। ये सभी शहर स्मार्ट सिटी लिस्ट में शान से शामिल हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वाकई चिंताजनक है।
सावन का महीना चल रहा है। उज्जैन में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इंदौर और उज्जैन में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिवना नदी उफान पर है। शिप्रा नदी के सारे गांव जलमग्न हो गए। इसके अलावा छोटे पुल भी पानी में समा गए हैं। शिप्रा नदी में बाढ़ जैसे हालात होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमा अलर्ट पर आ गया। घाटों पर श्रद्धालुओं का आना फिलहाल रोक दिया गया है। इसी के साथ घाटों के आसपास के मकानों को भी खाली करवाने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन देश में स्मार्ट सिटी का दम भरने वाले सिर्फ उज्जैन, इंदौर और भोपाल ही नहीं, बल्कि दूसरे स्मार्ट सिटी की पोल भी आसमान से गिरती बारिश ने खोल दी। महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी नागपुर और नासिक समेत अमरावती में भी बारिश का प्रकोप जारी है। नागपुर जिले में पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से जिले की मौदा तहसील के टांडा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। टांडा गांव के पास से बहने वाली सूर नदी का पानी गांव के एक हिस्से के अंदर तक पहुंच गया। घरों में भी पानी आ गया। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के अलावा अनाज का भी नुकसान हुआ है। जब एबीपी न्यूज टांडा गांव में पहुंचा तो गांव के टोली बस्ती में कई घर पानी में नजर आए, जिस वजह से कुछ परिवारों को अपने पड़ोसियों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर होना पड़ा है। इस समय हम नागपुर जिले की मौदा तहसील के तांडा गांव में हैं और तांडा गांव में जो टोली नामक इलाका है वहां की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से गरीबों की झोपड़ियों में पानी घुसा है। 1 बजे पानी घुसा रात को। अभी चावल गेवल सब गीले हो गए। हम रात से दूसरे परसों घर में रह रहे हैं। पूरा टोटल गीला हो गया। 1 बजे से हम दूसरे घर में रह रहे हैं। अभी सामान जो था आपके घर का वो गीला हो गया। हाँ, चावल गेहूँ दाल सब गीले हो गए। अभी 5-6 साल बाद ये आया है और 5-6 साल बाद ऐसे आते ही रहता, तो इसकी व्यवस्था प्रशासन ने आज तक के लगाया नहीं। जो 20-22 साल से ये जो हमारा इलाका है बैठा है, लेकिन आज तक के जो पानी आता है, खेती का पानी आता है, कम से कम 200-300 एकड़ का पानी पूरा यहीं पे आता है सर। और ये देखिए, बाढ़ के पानी में हाईवे का ही एक बड़ा हिस्सा समा गया और इसके चलते छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे का संपर्क टूट गया। आप देख सकते हैं ताजा तस्वीरों में कारें और ट्रकों, बसों समेत बाइक सवार भी यहां वहां खड़े दिख जाएंगे, क्योंकि बाढ़ ने इनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। और अब एक और स्मार्ट सिटी नासिक की खौफनाक तस्वीर। हर तरफ रात का गुप्त अंधेरा, नीचे बहता सैलाब और ऊपर रस्सी का सहारा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में दुगरवाड़ी में फंसे पर्यटकों को बचाव अभियान के तहत इस तरह बचाया गया। ये तस्वीरें गुजरे रविवार को आधी रात की हैं, जब दुगरवाड़ी फॉल्स पर गए 22 टूरिस्ट अचानक पानी बढ़ने से यहां फंस गए। तेज बारिश और तेज बहते पानी में जान बचाने के लिए संघर्ष करने वाले सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो वहां जमा लोगों ने भी मदद की कोशिशें की। टॉर्च की रोशनी के सहारे इन्हें बचाया गया। ट्रैकर्स ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। नदी के दोनों किनारों पर लगे पेड़ों से रस्सियां बांधकर पर्यटकों को निकाला गया। हालांकि इनमें से एक की मौत हो गई। महाराष्ट्र के अमरावती से भी गाड़ी बह जाने की एक तस्वीर सामने आई है। हालांकि इसमें किस्मत से कोई चालक या सवारी मौजूद नहीं थी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार ने लंबा वक्त लिया और पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से यहां के लोग बाढ़ बारिश से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी की इमेज के साथ साथ अपनी जनता की सुनवाई का भी बड़ा जिम्मा शिंदे सरकार पर है। लेकिन इस बीच देश के हर स्मार्ट सिटी ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्यों दावों पर मौसमी बारिश हर बार पानी फेर देती है? ये सवाल भी सरकारों से पूछा जाना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल भी जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई थी, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी और आज देखिए फिर राजौरी में एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और कश्मीर में
बड़ा आतंकी कहा जाने वाला लतीफ, उसका भी कल एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने किया। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए जरूर है और आज भी एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एक और कामयाबी आज सुरक्षा बलों को मिली है, क्या जानकारी? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि एक फिदाइन हमले को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। राजौरी के परगल दरहाल में 2 फिदाइन हमलावरों ने सेना के एक कैंप की जो बॉर्डर फेंस है उसको काटने की कोशिश की और अंदर जाने की कोशिश की। मैं बता दूं कि राजस्थान राइफल के इस कैंप को निशाना बनाने की ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसको सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने विफल कर दिया। जैसे ही इन 2 फिदाइन हमलावरों ने जो बॉर्डर की फेंस है वो काट के अंदर आने की कोशिश की तो यहाँ पे खड़े संतरी ने उनको ललकारा, जिसके बाद दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में दोनों फिदाइन को मार गिराया गया है, जबकि सेना के 2 जवान इस हमले में घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में फिदाई हमले और खास तौर पर सेना के कैंप को निशाना बनाकर फिदाई हमले करने की कोशिश हो रही है, ये एक नया चैप्टर है क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि दूर से ही जो है सुरक्षा बलों पर फायरिंग होती थी, अटैक होते थे, आईडी का इस्तेमाल होता था। लेकिन तकरीबन 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से सुरक्षा बलों के कैंप्स को फिदाई हमले के जरिए, यानी फिदाई जो है हमला करके कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि सुरक्षा बलों को ज्यादा नुकसान पहुंचे, और उसी की एक कड़ी ये माना जा रहा है जिस तरीके से परगल दरहाल जो कि राजौरी का एक इलाका है, यहाँ पे एक सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सतर्क संतरी के यहाँ पे होने के कारण इस हमले को विफल कर दिया गया। आसिफ, अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है? अभी भी क्या किसी के छिपे होने की खबर है या फिर अभी जो एनकाउंटर था वो खत्म हो गया है? अभी सुरक्षा बलों की टीम क्या कर रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये जो सेना का कैंप है ये दरहल के जो पुलिस स्टेशन से है तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पे ये फिदाई हमले को विफल कर दिया गया था। लेकिन फिदाई हमले के तुरंत बाद अब सेना की अतिरिक्त कुमक भी इस इलाके में भेजी गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सिर्फ यही 2 हमलावर थे जिन्होंने कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की थी या कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो उनके मददगार हो सकते हैं या और फिदाई हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एरिया की घेराबंदी करके तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। मुठभेड़ उसी समय खत्म हो गई थी जब दोनों हमलावरों को मार गिराया गया था, लेकिन अभी भी तलाशी अभियान जारी है। बिल्कुल आसिफ, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि कल की अगर हम बात करें, कल भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें से एक बड़ा आतंकी घाटी का शामिल था जो टारगेट किलिंग को लेकर जाना गया, लतीफ। और आज भी फिदाइन हमले को नाकाम किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। एक के बाद एक ये जो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, इससे वाकई आतंकियों में बौखलाहट भी है, अब डर भी है, और ऐसे में घाटी में रहने वालों के मन में एक भरोसा है अब सुरक्षा बलों के प्रति। देखिए ये दोनों ही घटनाएं अलग अलग हैं। अगर लतीफ के मारे जाने की बात करें तो तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से लगातार सुरक्षा बल उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों और एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही थी, उसके पीछे लतीफ का हाथ था और वो सुरक्षा बलों के रडार पे था। लेकिन राजौरी में हुआ फिदाई हमला एक नया अध्याय कश्मीर की मिलिटेंसी को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे सीधे तौर पर फिदाई हमलावरों ने सेना को निशाना बनाने की कोशिश की। खास तौर पर 15 अगस्त से पहले इस तरीके का एक बड़ा हमला करने की साजिश थी जिसको सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। यहाँ पे उस संतरी की सतर्कता को सलाम करना चाहिए जिसने किस तरीके से इस हमले को रोका, क्योंकि अगर फिदाई हमलावर कैंप के अंदर घुसने में कामयाब होते तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। जी बिल्कुल आसिफ, ठीक कहा आपने। सुरक्षा बलों की सतर्कता ही थी कि एक बड़े हमले को नाकाम करने की कोशिश की गई, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 फिदाइन हमलावरों को ढेर कर दिया गया है इस एनकाउंटर में। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इससे पहले कल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें आतंकी कश्मीर पंडितों की हत्या करने वाला लतीफ राठर भी शामिल था। एक ही फ्लोर है उस मकान में जिसमें ये तीनों मिलिटेंट छुपे हुए हैं। लगातार गोलियों की गनगरज जो है वो इस पूरे इलाके में इस समय भी गूंज रही है। रुक रुक के फायरिंग की आवाज़ फिर आ रही है।
12 घंटे तक गोलियों की इस बारिश और धमाके की गूंज के बाद पूरा हुआ कश्मीर का सबसे बड़ा इंतकाम। ये इंतकाम था राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट के खौफनाक कत्ल का। 12 मई को आतंकियों ने राहुल भट्ट को बड़गाम में उनके दफ्तर में घुसकर गोली मारी थी। 35 साल के राहुल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस वारदात को 15 दिन भी नहीं बीते थे कि आतंकियों ने कश्मीर के एक उभरती कलाकार अमरीन भट्ट को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। राहुल और अमरीन की हत्या का मास्टरमाइंड एक ही शख्स था और उसका नाम था लतीफ राठर। लतीफ को उसी बड़गाम में मौत की नींद सुलाया गया जहां उसने राहुल और अमरीन का कत्ल किया था। इस इंतकाम को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बलों ने जाबाजी और बहादुरी की एक अनोखी मिसाल कायम की और ऐसी जगह पर टेरर की टोली का सफाया किया जहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। ये ऑपरेशन इतना सख्त इस वजह से भी है क्योंकि इस गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों को हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहां पे अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी। तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ा और इस जंगल के बीच में बने हुए उस घर तक पहुंचे जिसमें मुठभेड़ शुरू होने के समय कम से कम 3 आम नागरिक जो थे वो मौजूद थे। एक बूढ़ी महिला थी, एक बच्चा था, जबकि एक और व्यक्ति के भी होने की खबर थी। लतीफ राठर और साथियों को मौत की नींद सुलाने के बाद अब सुरक्षा बलों को चैन आया है, क्योंकि लतीफ का सफाया कश्मीर में आतंक के एक चैप्टर का अंत है। लतीफ राठर भी है जो बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, खासकर अमरीन भट्ट में, राहुल भट्ट के किलिंग में और पुलिस वालों की किलिंग में। तो जब आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डालते हैं, रात में 3 बजे फायरिंग शुरू हो गई और रात में चूँकि अंधेरा था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। अभी ऑपरेशन मॉर्निंग में रिज्यूम हो गया जिसमें 3 टेररिस्ट लश्कर तैयबा के मारे गए। ये खाली उसको नहीं मारते हैं जो बेकसूर होता है, उसकी पूरी फैमिली एक हिसाब से खत्म हो जाती है, क्योंकि नए से पूरी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। वो उनको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो तो मतलब वो ना शादी करते होंगे ना उनके बच्चे होते होंगे। वो वही जानेगा जिसकी फैमिली पीछे से होती है। किसी की फैमिली जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। लतीफ के खात्मे को घाटी से आतंक के एक दौर के खात्मे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा दिए जाने के बाद कश्मीर में कत्ल और दहशत का जो नया दौर शुरू हुआ उसका मास्टरमाइंड यही आतंकी लतीफ था। लतीफ कश्मीर में टारगेट किलिंग का सबसे बड़ा चेहरा था। वो ही ये तय करता था कि किसे और कहां निशाना बनाना है। बड़गाम और आसपास के इलाकों में तो लतीफ खुद ही टारगेट किलिंग को अंजाम दिया करता था। दूर दराज के इलाकों में हत्या के लिए वो अपने गुर्गों को फरमान भेजा करता था। लतीफ ने ही कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का काम शुरू किया था। मई के महीने में जिस तरीके से सिविलियन किलिंग्स हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यक और प्रवासी लोगों पे हमले भी शामिल थे, उनके पीछे लतीफ राठर का ही हाथ बताया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इन सभी हत्याओं के न सिर्फ लतीफ ने खुद अंजाम दिया था बल्कि पूरी रणनीति उसी ने तैयार की थी और खास तौर पर श्रीनगर, बड़गाम और पुलवामा में होने वाली कई मिलिटेंसी की वारदातों में उसका हाथ था, जिनमें श्रीनगर में एक एसपी पर हुए हमले और जो सिविलियंस हैं उन पे हुए हमले के चलते लतीफ की पर काफी ज्यादा नजर रखी जा रही थी और आखिरकार करीब 2 महीने से ज्यादा के ऑपरेशन के बाद लतीफ को इस गांव में घेर लिया गया और आज इस लंबी मुठभेड़ के बाद उसको मार गिराया गया। आतंकी हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का कमांडर लतीफ राहुल भट्ट और अमरीन के अलावा कई और बेगुनाहों के कत्ल में शामिल था। घाटी में जब से लश्कर तैयबा ने खुद का नाम बदलकर टीआरएफ बनाई, तब से उसने लतीफ को ही अपना कमांडर बनाया और उसके कमांडर बनने के बाद से उसके इशारे पर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बड़गाम में आतंक के इस खौफनाक चेहरे के खात्मे के बाद घाटी में टारगेट किलिंग पर लगाम लगने की उम्मीद है, क्योंकि लतीफ ही घाटी में टारगेट किलिंग का सरगना बना हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लतीफ के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे, जहां से उसे लश्कर तैयबा के कमांडर फरमान सुनाते थे। घाटी में लतीफ के पास आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क था। ये ओवरग्राउंड वर्कर ही इन दिनों लतीफ के इशारे पर टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे थे।
लतीफ के मारे जाने के बाद ये उम्मीद जगी है कि घाटी से टारगेट किलिंग का सफाया होगा और यही वजह है कि टारगेट किलिंग में अपनों को गंवाने वाले बहुत खुश हैं। हम सबसे बड़ा ये चाहते हैं कि इंक्वायरी पूरी हो जाए कि इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व, अकेला इसका काम नहीं है, मतलब इसको लाने वाला कौन है, लिफ्ट करने वाला कौन है, पूरी तहकीकात हो, उनको भी सजा मिले, कम से कम दूसरे कोई बेगुनाह न मारा जाए। इसने कौन सा गुनाह किया था। लतीफ के ढेर होने के बाद पाकिस्तान कोई नया चेहरा खड़ा करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां घाटी से टारगेट किलिंग का खौफ खत्म करने के लिए आतंकी कमांडर्स ही नहीं बल्कि उनके नेटवर्क को भी नेस्त नाबूद कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देखिए राजनीतिक दलों की फ्री योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट में याचिका दायर कर मुफ्तखोरी की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है और इसी को लेकर तमाम दलों के बीच तू महमे भी चल रही है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक बार फिर सुनवाई करेगा। ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। फ्री कोचिंग की व्यवस्था हर जनपद तक पहुंचाने की व्यापक कार्ययोजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव आते ही मुफ्त की योजनाओं की घोषणा होने लगती है। वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करने का ऐलान करता है तो कोई लैपटॉप बांटता है, कर्ज माफी की होड़ लग जाती है। सियासी दलों की इसी रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। फ्री योजनाओं को लेकर दायर याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी। चुनावी घोषणा पत्र मुफ्त की योजनाओं को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त की योजनाओं से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचता है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग रोक लगाने के लिए विचार करे। मुफ्त की योजनाओं को लेकर दायर याचिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केजरीवाल की पार्टी ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा है, इस तरह की योजनाओं की घोषणा राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। चीफ जस्टिस एवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बनाने पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कमेटी में वित्त आयोग, नीति आयोग और रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियों समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मुफ्त की योजनाओं को रोकने के लिए 3 जजों के बेंच ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से सुझाव मांगे हैं। सुझाव देने के लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है। अब सवाल ये है कि मुफ्तखोरी की योजनाओं पर आखिर रोक कैसे लगे। इसको लेकर अब नई बहस छिड़ गई है। फ्री की योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। सत्ता तक पहुंचने के लिए मुफ्त वाला फॉर्मूला सियासी दलों का हथियार बनता जा रहा है, लेकिन फ्री की ये राजनीति देश को किस आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए साफ नीयत चाहिए, निष्ठा चाहिए, नीति चाहिए। इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हमलावर दिखे। किसी का नाम लिए बिना मुफ्त की राजनीति करने वालों पर जमकर तंज कसा। राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। मुफ्त वाली योजनाएं सभी सियासी दलों के घोषणा पत्र में शामिल होती हैं, चाहे दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी हो या यूपी में योगी और अखिलेश यादव, बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर तेलंगाना में केसीआर हो। चुनाव के दौरान हर कोई मुफ्त वाली योजनाओं पर दांव लगाता है। मोदी ने मुफ्त राजनीति को लेकर आग्रह करते हुए कहा कि इससे टैक्स पेयर पर बोझ बढ़ता है। मोदी के इस बयान पर केजरीवाल ने भी पलटवार किया। स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का
बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था मुफ्त राजनीति करने की इजाजत देती है? ज्यादातर राज्य कर्ज में डूबे हैं। ऐसे में मुफ्त की रेवड़ियां बांटना कहां तक जायज है? तो देखिए, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के काले लिबास पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। लिबास मोदी ने निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर सवाल उठाए हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है, काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये तस्वीर 5 अगस्त को सामने आई थी। काले लिबास में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी सड़कों पर उतरे थे। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले लिबास को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। पीएम मोदी के इस तंज पर कांग्रेस बौखला गई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, आप इधर उधर की बातें न करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता को काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। पीएम ने पानीपत में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिफाइनरी के इंडियन ऑयल 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। आप काले जादू की बात करते हैं, कभी पीले जादू की, आप काले धन की बात करते हैं। मोदी साहब, आपका तो मन भी काला है। बीजेपी का, आरएसएस का अंदर से पूरा अंदरूनी हिस्सा ही काला है। कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से सड़क तक प्रदर्शन किया था। प्रियंका और राहुल ने कांग्रेसी सांसदों के साथ काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। मोदी के बयान पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर हमला बोला है। जयराम रमेश ने कहा, ये काला धन लाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमला टीवी पर कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है और अब सवाल है कैबिनेट विस्तार का। सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव बनेंगे गृह मंत्री। शपथ के तुरंत बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर फैसला हुआ। 24 और 25 अगस्त को सदन का विशेष सत्र होगा। 24 अगस्त को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। अगले दिन 25 अगस्त को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। यादव यहाँ पहुँच गए हैं। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पहली बैठक के बाद सवाल उठ रहा है कि कैबिनेट की नई तस्वीर कैसी होगी। क्या तेजस्वी यादव बनेंगे गृह मंत्री? माना जा रहा है कि कैबिनेट गठन का फॉर्मूला तय हो चुका है। हालांकि मंत्रियों के नाम पर मुहर लगना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बात कर लेते हैं आफतकाल की। देश के कई राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। शहर के शहर डूब रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में थोड़ी सी ही बारिश में हाहाकार मच गया। मंदिर, सड़क, सब कुछ पानी में समा गया। आसमान से बरस रही आफत मध्य प्रदेश में कहर बनकर टूटी है। ये प्रलयंकारी लहरें मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने को मिली।
भारी बारिश के बीच लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और केदारेश्वर मंदिर में सैलाब आ गया। पानी की आवाज जोरों से डरा रही थी। पहाड़ी से पानी की तेज धारा मंदिर परिसर में गिर रही थी और देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर झरने में तब्दील हो गया। दूर पहाड़ी से होता हुआ सैलाब पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया। पूरा मंदिर जलमग्न हो गया। रतलाम के केदारेश्वर मंदिर में बुधवार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार सैलाब का ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से केदारेश्वर मंदिर में पानी भर गया। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा। मंदिर परिसर ही नहीं पूरे रतलाम शहर में बारिश का तांडव देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखिए, सड़क के ऊपर से पानी का प्रवाह काफी तेज गति में नजर आ रहा है। पानी का प्रवाह देख सड़क के किनारे पर लोग ठिठक गए। जब पानी इतनी तेज गति से बहता हुआ हो तो सड़क पार करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर खड़े लोगों ने पानी कम होने का इंतजार किया, लिहाजा ये सभी लोग सुरक्षित रहे। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर कैसे तालाब में तब्दील हो गया, इसकी एक तस्वीर ये भी है। रतलाम में बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। सड़क का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सड़क के बीच में बना डिवाइडर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी गाड़ियां किसी तरह से निकल जा रही थी, लेकिन बाइक सवार लोग परेशान नजर आए। किसी की गाड़ी बंद हो गई तो कोई पानी भरा होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को अपनी दुकान समय से पहले बंद करनी पड़ी। रतलाम शहर का हर गली चौराहा पानी से लबालब नजर आया। रतलाम शहर की ये तस्वीर पूरे ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। आए दिन शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सिर्फ शहर का नाम बदला है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही है। फिर भी हमारा सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हाहाकार मच गया। पूरा शहर बाढ़ के आगोश में समा गया है। ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की है, जहां रिकॉर्ड बारिश के आगे हर कोई बेबस और लाचार हो गया है। पूरा शहर पानी के आगोश में समा गया है। 80% रास्ते पानी में डूब चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 400 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इन तस्वीरों को देखिए, ब्रिज के बीच से पानी रास्ता बना चुका है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बुरे होंगे। जिस रास्ते से लोग गुजरते थे वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रीन सिग्नल तो नजर आ रहा है, लेकिन मौसम के रेड सिग्नल की वजह से वहां सब कुछ ठहर सा गया है। ब्रिज के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ पेड़ का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो पानी ही पानी नजर आएगा। सियोल में मेट्रो स्टेशन में पानी भरने के बाद उसे बंद करना पड़ा, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। प्रशासन लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि हालात बेकाबू हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं।
सड़क पर 8 से 10 फीट तक पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। डोंगजाक में एक ही रात में 141 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 1907 के बाद सबसे ज्यादा है। भारी बारिश की वजह से कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए राहत और बचाव टीम जुट गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां पर 3 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें 2 आतंकी लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो सेना के कैंप में किसी तरीके से घुसपैठ कर पाए, लेकिन इस दौरान सेना के जवानों ने आतंकियों को रोका, एनकाउंटर हुआ और राजौरी में देखिए 3 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तक जानकारी थी कि 2 जवान घायल हुए गंभीर रूप से, लेकिन जैसे जैसे अब सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, राजौरी एनकाउंटर में 3 जवान शहीद भी हुए हैं। 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया था। सेना के कैंप पर इन आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं राजौरी से, जहां पर 2 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। आत्मघाती आतंकी बताए जा रहे थे और अब अपडेट मिल रहा है कि उनको रोकने की कोशिश में, हालांकि उन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन 3 जवान शहीद हो गए। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर राजौरी से। कल भी कई आतंकियों को बड़गाम में मार गिराया गया था, और लेकिन आज भी देखिए आतंकियों की कोशिश लगातार जारी है। राजौरी में सेना के कैंप में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। आत्मघाती आतंकी थे, उनका मकसद था किसी तरीके से घुसपैठ कर ले और अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर पाए, लेकिन सेना के जवानों ने वक्त रहते कार्रवाई की। एनकाउंटर में उन दोनों ही आतंकियों को मार गिराया, लेकिन क्रॉस फायरिंग में 3 जवान भी शहीद हुए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। राजौरी से बड़ी खबर है, जहां पर एनकाउंटर में 2 आतंकियों को तो मार गिराया गया, लेकिन सेना के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। राजौरी में सेना का कैंप है, उस कैंप में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी, आत्मघाती आतंकी थे। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी जुड़ गए। आसिफ, क्या मिल रहा है पूरा अपडेट? आदर्श, देखिए अब जो सूचना आई है उसमें सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बोला गया है कि इस हमले में सेना के 5 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कम से कम 3 जवान जो है उनकी शहादत हो गई है, जबकि 2 जवान अभी भी घायल है। ये हमला जो हुआ था, फिदायीन हमला दरअल परगल के पास, वहां पे सेना का एक पोस्ट है जिसको निशाना बनाकर 2 फिदायीन हमलावरों ने ये हमला किया था। हालांकि सतर्क जो संतरी थे यहाँ पे, उन्होंने चैलेंज किया जो मिलिटेंट्स यहाँ से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों ओर से हुई गोलीबारी में अब ये स्पष्ट हो गया है कि 5 जवान जो जख्मी हो गए थे उनमें से 3 की शहादत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हैं। उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जबकि इलाके की घेराबंदी करके इस समय भी तलाशी अभियान यहाँ पे चल रहा है। जी आसिफ, मुझे एक बात बताइए, लगातार सुरक्षा जो व्यवस्था जो है वो इस तरह जो हमारे कैंप्स हैं सेना के वहां पर बढ़ाई गई है, उसके बाद भी आतंकी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे किसी तरह अंदर घुस जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सकें। इनको तो मार गिराया गया, 3 जवान शहीद हो गए, जो पुलिस के हवाले से खबर आ रही है। अभी सेना की तरफ से औपचारिक जानकारी नहीं दी गई, जिस तरह से आसिफ बता रहे हैं। आसिफ, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? ये आतंकी क्या कैंप में घुस पाए थे या बाहर ही इनको रोक लिया गया, वहीं पर एनकाउंटर में ये मारे गए? देखिए, जो जानकारी आई है उसके अनुसार जो पेरीमीटर फेंस यानी जो कैंप के आसपास बाड़ लगी होती है उसको काट कर ये अंदर आ चुके थे, यानी वो परिसर में आने की पूरी तैयारी कर चुके थे और तार काट के अंदर आ चुके थे। लेकिन सतर्क प्रहरी ने जब तार के पास इनको देखा तो ललकारा, दोनों ओर से गोलीबारी हुई और इनको पेरिफेरल यानी जो कैंप के बाहर के ही दीवार के पास ही जो रोक दिया गया था, फेंस के पास ही, तो दोनों ओर से हुई गोलीबारी। यहाँ क्योंकि जवान जैसे ही इनको सतर्कता से ये बोला गया कि फिदायीन हमला हुआ है, तो जितने भी सैनिक थे वो उस जगह की तरफ भागे। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में जो 5 सेना के जवान थे वो घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दोनों फिदायीन हमलावरों को मार गिराया, लेकिन एक बड़ा हमला इससे ज्यादा हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से फिदायीन हमलावर तार काट के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो कैंप के अंदर घुसते तो हो सकता है कि एक मुठभेड़ बहुत लंबी भी चल सकती थी और जो नुकसान है वो भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट्स ने फिदायीन हमले का रास्ता चुना है, जिसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो मिलिटेंट्स है वो सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हैं और जो दबाव है वो काफी ज्यादा मिलिटेंट्स पर सुरक्षा बलों का है। इसीलिए अपनी प्रेजेंस जताने के लिए कोई बड़ा कार्रवाई, बड़ा हमला करने की कोशिश थी,
जिसको सुरक्षा बलों ने विफल तो कर दिया, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि एक कॉपी कैट अटैक जिनको कहते हैं कि देखा देखी में इस तरीके के हमलों में बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। इसलिए सभी कैंप्स को, खासतौर पर दूर दराज के इलाके में बसे कैंप्स को जो आइसोलेटेड रहते हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरीके के कॉपी कैट अटैक होने की संभावना बढ़ गई है। जी आसिफ, आप रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी पूरा अपडेट दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में राजौरी में सेना के कैंप पर फिदायीन हमला करने की कोशिश की गई। 2 आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरह से आसिफ बता रहे हैं, जो आउटर वॉल होती है कैंप की, वहां पर तक वो पहुंच गए थे, लेकिन वहां जो संतरी मौजूद थे और जो जवान मौजूद थे उन्होंने उनको मार गिराया। लेकिन क्रॉस फायरिंग में 5 जवान भी घायल हुए थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि 3 जवान शहीद भी हो गए हैं। अभी औपचारिक ऐलान, औपचारिक जानकारी सेना की तरफ से नहीं दी गई है इस बारे में। लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ बने। आसिफ, मुझे एक चीज बताइए, पुलिस की तरफ से और कुछ जानकारी दी गई? ये 2 ही फिदायीन आतंकी थे या और भी इनके साथी हो सकते हैं? इलाके में कुछ घेराबंदी की गई है, तलाशी अभियान कुछ चलाया जा रहा है? देखिए, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इस तरीके के हमले के बाद, तो आसपास के इलाके को पूरी तरीके से खंगाला जाएगा, क्योंकि अगर 2 फिदायीन हमलावर आए हैं तो उनके मददगार भी हो सकते हैं। अगर ये स्थानीय मिलिटेंट हैं तो उसको रास्ता पता होगा, लेकिन अगर ये विदेशी होंगे तो उनके जो स्थानीय गाइड होंगे वो उनको यहाँ तक लेके आए होंगे, उनको गाइड किया होगा किस जगह से हमला करना है, इसकी पूरी रखी हुई होगी। इसीलिए हो सकता है कि आसपास के इलाके में कुछ और मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं या उनके मददगार हो सकते हैं। इसीलिए पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन हमलावरों की संख्या 2 ही थी, क्योंकि जो सतर्क प्रहरी यहाँ पे थे उन्होंने देखा हुआ था, उनके कहने पर ही यहाँ पे सुबह सुबह जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, क्योंकि जो बॉर्डर पेरिफेरल फेंस था उस पे 2 लोगों को देखा गया था। 2 हलचल जब देखी गई थी तो दोनों ही हमलावरों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन हो सकता है कि कोई मददगार ना हो, कोई आसपास और कोई फिदायीन हमलावर ना हो, इसीलिए तलाशी अभियान जारी रखा गया है। जी आसिफ, कुछ जानकारी पुलिस ने दी है? ये 2 आतंकी किस संगठन से जुड़े हुए थे, इनके बारे में कुछ और जानकारी अभी मिल पाई है? हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन अभी कुछ जानकारी साझा की गई है? जी नहीं, अभी तक किस संगठन के ये लोग हैं इस बाबत कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से अगर राजौरी के इस बेल्ट में देखें तो जैश का काफी ज्यादा दबदबा रहा है, जैश के काफी ज्यादा मिलिटेंट यहाँ पे सक्रिय रहे हैं, तो इसीलिए माना जा सकता है कि इसके पीछे जैश का हाथ हो। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी ना तो किसी संगठन और ना ही मारे गए हमलावरों की पहचान के बारे में कोई जानकारी हमारे साथ साझा की गई है। जी आसिफ, आप रहे हमारे साथ। देखिए, सेना के जवानों ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। राजौरी में सेना के बेस कैंप में घुसने की कोशिश 2 फिदायीन आतंकी कर रहे थे, उनको मार गिराया गया है। लेकिन क्रॉस फायरिंग में 3 जवान भी शहीद हुए हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। आसिफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ताज़ा तस्वीरें वहां से, किस तरीके से अब इस पूरी घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है, आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, ये सब कुछ वहां पर शुरू हो चुका है। आसिफ, बिल्कुल, देखिए कि इस तरीके की घटना के बाद ये जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इस तरीके के फिदायीन हमले को अंजाम देना 2 लोगों के बस की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी टीम लगी होगी या OGW का एक पूरा जमावड़ा लगा होगा, जिन्होंने रेकी की होगी, इस टारगेट को चुना होगा और यहाँ तक किस तरीके से 2 फिदायीन हमलावर पहुंचे, अब इस बात की भी जांच होगी। इसीलिए जो पहला कदम इस तरीके के हमले के बाद है कि इसीलिए इलाके की घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा। वाहनों की तलाशी इस वजह से ली जा रही है क्योंकि माना यही जा रहा है कि इस जगह तक पहुंचाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया गया होगा इन 2 हमलावरों को पहुंचाने के लिए, और फिर इसके बाद जब उन्होंने रात के अंधेरे में कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की तो हो सकता है कि जो उनके मददगार हैं वो पास के ही इलाके में छुपे हुए, ताकि ये देखा जा सके कि किस तरीके से वो हमले को अंजाम दे रहे। और ऐन मुमकिन है कि हो सकता है कि कुछ हमलावर वीडियो कैमरा के या मोबाइल फोन के साथ आसपास के इलाके में इस घटना को रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रहे हो, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि राजौरी पुंछ इलाके में अक्सर ये देखा गया है कि बॉडी कैम के साथ भी मिलिटेंट इस तरीके के हमले को अंजाम देते हैं।
ताकि उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। इसीलिए सभी मुद्दों पर वो नजर रखते हुए सुरक्षा बल सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही न सिर्फ इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ले रहे हैं, बल्कि आने जाने वाले वाहनों की भी तलाशी ली जा रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं हमलावरों का कोई मददगार या कोई और हमलावर इन गाड़ियों के जरिए भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आदर्श जी आसिफ, अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि सेना ने आतंकियों के हमले को नाकाम कर दिया है। फिदायीन हमला आतंकियों की तरफ से किया गया था और उनको मार गिराया गया है। 2 फिदायीन आतंकी थे, जिस तरह से आसिफ पूरी जानकारी दे रहे हैं, उनको मार गिराया गया है। लेकिन एनकाउंटर के दौरान 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साझा की जा रही है। अभी सेना की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस आतंकी हमले के बाद राजौरी के उस इलाके में जहां पर सेना का ये कैंप है, उसके आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हालांकि बेस कैंप की अपनी एक सुरक्षा होती है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद भी इन आतंकियों की तरफ से कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो बेस कैंप में प्रवेश कर जाएं और बड़ा नुकसान करें, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने इन आतंकियों को वक्त रहते ही मार गिराया। आसिफ, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, दूर दराज के बेस कैंप का आपने जिक्र किया, सिक्योरिटी वहां पर लगातार रिव्यू होती रहती है, थ्रेट असेसमेंट होता रहता है। इन सब के बीच का कैसे लग रहा है कि आतंकी वहां तक पहुंच गए, दीवार तक भी बेस कैंप के पहुंच गए? ये कैसे संभव हो पाया, या पहले किसी और तरीके से वो छुपे हुए थे वहां पर, उसके बाद रात का फायदा उठाकर वहां पर पहुंच गए? देखिए, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस पूरे इलाके में है, ये सभी को पता है। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का आकलन है कि तकरीबन 120 से 150 मिलिटेंट जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर जोन के एडीजीपी ने कहा था कि तकरीबन 45 से 50 मिलिटेंट जो इनमें से हैं वो कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं, जबकि बाकी मिलिटेंट साउथ पीर पंचाल यानी पुंछ राजौरी बेल्ट में है। तो मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस इलाके में पहले से ही मौजूद है, इसीलिए कैंपों की सुरक्षा सतर्क होती है वो। और खासतौर पर जो बड़े पर्व हैं जैसे 15 अगस्त आने वाला है, इससे पहले इस तरीके की आशंका होती है कि हमला हो सकता है। लेकिन जो नई बात इसमें यह है कि ये फिदाई हमला करने की कोशिश थी जो बहुत साल के बाद हुआ है। सुरक्षा बलों पर हमले, आईडी के जरिए हमले, दूर से गोलीबारी करके फिदाई हमला करने की कोशिश जो होती थी वो इससे पहले नहीं होती थी। लेकिन इस बार ये बदली हुई रणनीति लग रहा है कि खासतौर पर साउथा पीर यानी पीर पंचाल के इलाके पुंछ राजौरी में किया गया है। और क्योंकि ये कैंप तकरीबन राजौरी के मुख्य टाउन से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे जो इलाका है क्योंकि मेन टाउन से दूर है, तो माना यही जाता है कि यहाँ पे सतर्कता ज्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि आइसोलेटेड इलाके में मौजूद रहता है। लेकिन इसको निशाना बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी टीम रही होगी, कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इलाके की रेकी की होगी, उसको चूज किया गया होगा कि टारगेट किसको निशाना बनाया जाएगा। और यहाँ तक फिदाई हमलावर खुद चल के नहीं आए होंगे, इस बात की भी पूरी संभावना है कि उनको यहाँ तक गाइड किया गया होगा। इसीलिए इस पूरे नेटवर्क पर अब सुरक्षा बलों की नजर रहेगी कि आखिर किस तरीके से मिलिटेंट इतना नजदीक कैंप के आ सके, यहाँ पे कार काटने की कोशिश करके कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तो इसीलिए जो सुरक्षा का रीअसेसमेंट होगा, क्योंकि उसकी पड़ताल होगी कि क्या कहीं पे चूक रही है, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता ये है कि इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है ताकि कोई और हमलावर न हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। और आसपास के इलाकों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और जो सुरक्षा अलर्ट है वो पूरे जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि बदली हुई रणनीति के तहत जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट्स हैं अब फिदाई हमले के जरिए अपनी प्रेजेंस जताने की कोशिश करें। क्योंकि कल भी कश्मीर घाटी में पुलवामा के टहब इलाके में 30 किलो का आईडी निष्क्रिय किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और एक बड़ी घटना होने से रोक गई। लेकिन इस तरीके से 30 केजी आईडी का इस्तेमाल और आज राजौरी में फिदाई हमले की कोशिश कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की तरफ से कश्मीर घाटी में हिंसा बढ़ाने का एक प्रयास माना जा रहा है। आदर्श,
आसिफ, इस तरह की घटनाएं हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले हम देखते हैं कि एकदम से इस तरह की घटनाओं में तेजी आ जाती है। इस बार भी हम वही देख रहे हैं। आईडी का भी जिक्र आपने किया, 30 किलो आईडी पकड़ी गई, तो वो इशारा करती है कि क्या कोशिशें आतंकियों की तरफ से हो रही हैं। सिक्योरिटी बीफ अप हमेशा होती रहती है, उसको हमेशा चेक किया जाता है कि और ज्यादा दुरुस्त किया जा सके। ऐसे में जो आसपास के कैंप्स हैं, खास करके आइसोलेटेड कैंप्स जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां पर किस तरह का अलर्ट होगा और अब किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा वहां पर? देखिए, आसपास के कैंप्स में जितने भी दूर दराज के इलाके में कैंप्स हैं, तो उन पे सुरक्षा बलों के लिए चुनौती यही होती है कि इनके रात में हमला हो सकता है, इसीलिए जो नाइट ड्यूटी है वो सतर्क कर दी जाती है। लेकिन अब इन हमले के बाद नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि जो हमले हैं वो रात के दौरान ही होते हैं, और इसीलिए नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ एरिया डोमिनेशन का जो है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो सड़कों पे रहे। जो आमतौर पर होता है कि जो आरोपी सुबह 6 बजे से रात 7 या 8 बजे तक सड़कों पे रहती है और रात को इलाके को खुला छोड़ दिया जाता है, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य या बड़ी घटना के आशंका के चलते अब लग रहा है कि नाइट पेट्रोलिंग, नाइट डोमिनेशन और इस तरीके के सरप्राइज चेकिंग के जो है सुरक्षा बलों की तरफ से कवायद शुरू हो जाएगी। जो खास बात यह है कि इस हमले ने एक बार फिर से ये बात जाहिर कर दी है कि मिलिटेंट्स जो है कश्मीर में भले ही सुरक्षा बलों के दबाव के आगे झुक गए थे, लो हो गए थे, कहीं ना कहीं अब बदले हुए हालात में वो भी अपनी प्रेजेंस जताना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में बड़ी संख्या में जो है मिलिटेंट कश्मीर घाटी या जम्मू के इलाके में सुरक्षा बलों के हाथ मारे गए हैं, और इसीलिए जो लग रहा था कि मिलिटेंट शायद अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं और मिलिटेंसी खत्म होने वाली है, इसीलिए अपनी प्रेजेंस जताने के लिए एक बार फिर इस तरीके के बड़े हमले अंजाम देने की कोशिश है, खासतौर पर एक सेना के कैंप को निशाना बनाकर फिराई हमले के जरिए। आदर्श जी, आसिफ आप रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर फिर से बता दें। देखिए, दरहल इलाके में, राजौरी के दरहल इलाके में ये एनकाउंटर हुआ, जहां पर सेना का एक कैंप है। 2 आत्मघाती आतंकियों ने वहां पर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सतर्क प्रहरी और जवानों ने उन दोनों ही आतंकियों को मार गिराया। लेकिन एनकाउंटर के दौरान 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। कैसा है पूरा इलाका, ये पूरी जानकारी आसिफ हमारे सहयोगी दे रहे हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इस पूरी घटना में 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, और दोनों ही आतंकियों को मार गिराया गया है। ये बड़ा अपडेट है। जो कोशिश थी आतंकियों की, उसको सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश के साथ वो आतंकी वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे कैंप के अंदर, जिसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। आसिफ, कल लतीफ रथार को मार गिराया गया बड़गाम में, आज राजौरी में इस तरह का एनकाउंटर होता है। सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी, बौखलाए हुए हैं आतंकी, जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है जम्मू कश्मीर में। देखिए आदर्श, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा बलों का अपर हैंड है इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में। देखिए, घुसपैठ लगभग 0 हो गई है, सरहदों पर चौकसी जो है वो काफी ज्यादा है, और हिंटरलैंड यानी बाकी के इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं, और किसी भी मिलिटेंट घटना के तुरंत बाद ही सुरक्षा बल उस घटना की जड़ तक पहुंचते हैं, या तो मिलिटेंट्स को पकड़ लेते हैं या फिर मार गिराते हैं। यानी OGW नेटवर्क को निशाना बनाने की पुलिस की कोशिश बिल्कुल जारी है। सक्रिय मिलिटेंट्स के खिलाफ सेना के ऑपरेशन जारी हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में देखें तो मिलिटेंट्स इस समय बैकफुट पे है। और जो संख्या बल, जो जहाँ पे कल ही मैंने बोला कि ADGP ने बोला था कि जो सक्रिय मिलिटेंट्स की संख्या 100 और 120 के बीच में कश्मीर घाटी में आंकी जाती थी, वो घट के अब 45 से 50 रह गई है। यानी मिलिटेंट्स पर दबाव जो सुरक्षा बलों का है वो काफी ज्यादा है। मिलिटेंसी को खत्म करने की जो सुरक्षा बलों की कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन हम ये मान के चले कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है, पड़ोसी इसमें कोई दखल नहीं देगा, या फिर बाकी सक्रिय मिलिटेंट्स अपने आपको ताकतवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो एक बड़ी चूक बन सकता है। इसीलिए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। लेकिन मिलिटेंट्स की तरफ से अपनी प्रेजेंस जताने के लिए कोई बड़ी वारदात करने की तो सिक्योरिटी अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के आसपास। वो लग रहा है कि सच होता दिख रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो सुरक्षा प्रबंध थे वो काफी ज्यादा कड़े थे। सड़कों की पूरी नाकाबंदी कर दी जाती थी, कॉन्वॉय के साथ ही यात्री चलते थे। और आज रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा की आखिरी पूजा इस समय
पवित्र गुफा के पास हो रही है, लेकिन इसके साथ ही जो सुरक्षा बलों का अलर्ट था वो थोड़ा सा शायद लग रहा है कि डाउन हो गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जरा सी लापरवाही के चलते एक बड़ी घटना होने वाली थी, जिसको एक सतर्क प्रहरी के कारण विफल कर दिया गया और एक बड़ा हमला होने से पहले रोक दिया गया। हालांकि सेना को इसमें नुकसान उठाना पड़ा। सेना की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें 3 जवानों के शहीद होने की खबर है, 2 जवान जख्मी है। इस बात ऐसा सेना की तरफ से भी अब कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी आसिफ दे रहे हैं। सेना की तरफ से भी औपचारिक जानकारी दी गई है। 3 जवान इस एनकाउंटर में, रजौरी में, ये जो दरहल इलाके में एनकाउंटर हुआ है जहां पर सेना का कैंप है, 2 आतंकी, आत्मघाती आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों ही आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन 3 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सेना की तरफ से औपचारिक तौर पर अब इसकी जानकारी दे दी गई है। आसिफ, लगातार हमें वहां से जानकारी भी दे रहे हैं। नीरज राजपूत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। नीरज, बड़ा आतंकी हमला नाकाम, सेना के एक बेस कैंप में घुसने की कोशिश इन आत्मघाती आतंकियों की और इनको मार गिराया गया। बिल्कुल आदर्श, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भारतीय सेना की कंपनी ऑपरेटिंग बेस है, जिसमें एक कंपनी यहाँ पर तैनात रहती है। उसमें जो है बीती रात जो आतंकियों ने घुसने की कोशिश की थी, फेंस पर छलांग लगाकर ये तोड़ने की कोशिश करके अंदर घुस रहे थे। उसी वक्त संतरियों ने देख लिया, तो ऐसा लगता है कि ये जो है एक सुसाइड अटैक या फिर जो आत्मघाती हमले के लिए यहाँ पर आए थे। जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, जम्मू कश्मीर में कई बड़े इस तरह के हमले हुए हैं। उरी में हुआ था जिसमें आतंकी घुस गए थे, लेकिन इसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन इस नाकाम करने में जो भारतीय सेना की तरफ से जानकारी दी गई है आधिकारिक तौर से, 5 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 आतंकियों को मार गिराया गया है इस घटना में। जी नीरज, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, 15 अगस्त से पहले आमतौर पर जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ही सुरक्षा व्यवस्था को और चौक चौबंद कर दिया जाता है। इस घटना के बाद अब किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है या भी की जाएगी? क्योंकि लगातार रजौरी से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, लोगों की तलाशी की जा रही है, तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो आतंकी कैंप तक पहुंचे कैसे, उनके और कौन से सहयोगी हो सकते हैं? बिल्कुल आदर्श, ये जो रजौरी का इलाका है परगल का, ये हालांकि एलओसी से थोड़ा दूर है, एलओसी के करीब ही है क्योंकि वहां से गुजरती है एलओसी। तो ये आतंकी यहाँ से घुसने की कोशिश करते हैं। हमने कई बार देखा है कि सीज फायर होने के बावजूद भी यहाँ से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। पिछले साल भी हमने देखा था कि आतंकियों की घुसपैठ होने की कोशिश की गई थी यहाँ से। तो ये हो सकता है कि इसी इरादे से आए हो, आत्मघाती हमले के लिए आए हो, बड़ा हमला करने के लिए आए हो, 15 अगस्त के मौके पर करने के लिए आए हो। तो उसके लेकर ही पूरा अलर्ट जो है सेना की तरफ से सभी कैंप में जारी कर दिया जाता है कि इससे पहले कोई ना कोई बड़ी वारदात हो सकती है। और शायद यही वजह है कि इन आतंकियों को जब घुसने के दौरान ही इनको वहीं पर उनको ढेर कर दिया गया। नीरज, एक चीज और समझना चाहेंगे, आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए। आसिफ लगातार जानकारी भी दे रहे हैं वहां से, और उस पूरे इलाके में जैश का दबदबा माना जाता है, लेकिन लगातार इस तरह के लोग, इस तरह के आतंकी सेना के सिक्योरिटी फोर्सेस के विजिल पर होते हैं, उन पर वॉच रखा जाता है। उसके बाद भी इस तरह की हिम्मत कैसे कर पा रहे हैं? हालांकि बौखलाए हुए हैं जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और उनको सीधा उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद नीरज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नीरज, बहुत अहम हो जाता है ये समझना, क्योंकि उस पूरे इलाके में जिस जैश का दबदबा बताया जाता है, इस तरह के लोगों पर, आतंकियों पर, उनके सहयोगियों पर पूरी वॉच रखी जाती है। उसके बाद भी कोशिश उनकी तरफ से जारी रहती है, हालांकि उनके अंजाम तक उनको जरूर पहुंचा देती है भारतीय सेना। बिल्कुल, ये जो रजौरी का इलाका है आदर्श, यहाँ पर जो अगर हम लोग कहेंगे होम ग्रोन टेररिस्ट जो है बिल्कुल बहुत कम की संख्या में है। ये जो एरिया है ये एलओसी के करीब रजौरी वाला एरिया है, रजौरी पुंछ का एरिया है, और इस एरिया को माना जाता है कि टेररिस्ट जो है यहाँ से घुसपैठ करते हैं और घुसपैठ करने के बाद फिर वो मुगल रोड से फिर वो साउथ कश्मीर यानी कि शोपियां, पुलवामा या दूसरे इलाकों में या कुलगाम में चले जाते हैं। यहाँ पर इस एरिया में काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन ये एरिया रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, रिसेप्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं आतंकी यहाँ पर आने के लिए, कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए। अगर नॉर्थ कश्मीर से वो घुसने की नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर घुसने की करते हैं। लेकिन ये जो आतंकी जो कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये पिछले कई सालों में ये शायद बड़ा ये घटना हो सकती है जिसमें ये आतंकियों ने यहाँ रजौरी इलाके में किसी कैंप में आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की हो। उरी का हमने देखा था, हमने वो नॉर्थ कश्मीर का इलाका था, ये साउथ कश्मीर यानी पीर पंजाल रेंज के दक्षिण का इलाका है जो जम्मू रेंज में आता है, यानी कि जम्मू, पुंछ, रजौरी, अखनूर, ये वाला ये एरिया है। यहाँ पर होम ग्राउंड टेररिस्ट बहुत कम है, आतंकियों की संख्या यहाँ पर बिल्कुल नील के बराबर है। यहाँ पर जो आतंकी आते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से घुसपैठ करने के लिए आते हैं, इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार ये क्योंकि हमला यहाँ पर हुआ है, कैंप में घुसने की कोशिश की, तो ये माना जा सकता है कि बड़ी साजिश थी यहाँ
सेना के कैंप में हमला करने की। जी नीरज, आप रहे हैं, आसिफ भी बने हुए हैं। आसिफ, जिस तरह से नीरज कह रहे हैं, साउथ कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, बहुत डेंस इलाका है और दुर्गम इलाका माना जाएगा, और उसी से घुसपैठ क्योंकि आसान होती है और इसीलिए लगातार इस तरह की कोशिश हो रही है। देखिए, पुंछ राजौरी जैसे नीरज भी बता रहे थे कि एक रूट के तौर पर अब तक इस्तेमाल होता था, क्योंकि कश्मीर घाटी में जितनी भी LOC है उस पर सतर्कता इतनी ज्यादा है कि यहाँ से घुसपैठ कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए पुंछ राजौरी वाला इलाका है, वहां से घुसपैठ करके कश्मीर घाटी में आना एक पिछले कुछ सालों से बढ़ गया है। और खासतौर पर जैश के जो मिलिटेंट्स हैं वो इस इलाके से आते हैं। मंडी जो इलाका है पुंछ का, राजौरी का, वहां से वो ज्यादा घुसपैच करके, क्योंकि ये इलाका जो है पीर की गली के आसपास पड़ता है, तो इसीलिए वहां से घुस के। आसिफ, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ा हमला 15 अगस्त के पहले नाकाम किया सेना के जवानों ने, 2 आत्मघाती आतंकियों को मार गिराया गया, एक बार फिर कई सालों के बाद, लेकिन एक बार फिर बेस कैंप पर हमले की कोशिश। सर हाँ, ये जो जानकारी मिली है कि आर्मी के कैंप को अटैक करने के लिए ये लोग आ रहे थे। 15 अगस्त से पहले इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारे सेना के जवान, जो उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़े हादसे को अभी नाकाम किया है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं उनके जवानों की शहादत पर उनको नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था जो जानकारी मिली है। तो मुझे कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो पिछले 1.5-2 वर्षों में सेना ने जिस हिसाब से और सुरक्षा बलों ने जिस हिसाब से आतंक का खात्मा किया है, लेकिन आज भी कुछ इक्का दुक्का आतंकी पाकिस्तान वहां से भेजने की, घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी बलिदान देकर सेना पूरे रक्षा करती है, सीमाओं की भी और लोगों की भी। ये अपने आप में बड़ी बात है। कविंद्र जी, लगातार ऐसे आतंकियों को भारतीय सेना उनके अंजाम तक तुरंत पहुंचा रही है, और एक के बाद एक हमने कल भी देखा किस तरह से लतीफ रथार को मार गिराया गया। आज भी इन आतंकियों ने कोशिश की, हालांकि बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते इनको दीवार तक फांदने नहीं दी, पार तक नहीं होने दिया, किसी तरीके से बेस कैंप में प्रवेश कर जाए, बाहर ही मार गिराया गया इनको। लेकिन उसके बाद ये जो बॉर्डर पार इनके आका बैठे हैं, उनके समझ में क्यों नहीं आता कि अब ये वो भारत नहीं है, सीधा वहां पर मार दिया जाएगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर बदल रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन उनके लिए होना स्वाभाविक बात है। तो आज वो उनको पता है कि सीधे तरीके से तो भारत से बदला नहीं लिया जा सकता, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की घुसपैठ करा करके ये कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जो लोग हैं उसको नाकाम बनाते हैं। ये एक मुझे लगता है कि सेना की शहादत और ये लोगों ने दी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे जो हमारे उम्र के बच्चे अपनी जान मिल करके भी इस चीज को अंजाम नहीं होने देते। सर, इस बड़े हमले को भारतीय सेना ने रोक दिया, दोनों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन दुखद यह है कि सर 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, 2 जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। हाँ, अब सोचना चाहिए कि अपनी जान पर खेल खेल के इन्होंने पूरे भारत के लिए, भारत माता के लिए जो काम किया है, तो यही जज्बा सेना का जो है, इसी कारण से हिंदुस्तान मुझे लगता है आगे बढ़ रहा है। आज सेना को भी खुला हाथ दिया हुआ है, लेकिन दुख होता है जब ये हमारे जो सेना के जवान को निशाना बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने भारत की अस्मिता को कोई आंच नहीं आने दी। ये सबसे बड़ी बात है कि बलिदान को नमन। सर, लेकिन घाटी में इस तरह की राजनीति पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? जिस तरह की बयानबाजी होती है, जिस तरह की राजनीति होती है, जिससे इस तरह के लोगों को उकसावा मिलता है, उस पर लगाम क्यों नहीं लग रही सर? देखिए, पहले से काफी अंतर आया है, लेकिन ये जो कुछ राजनीतिक नेता जिनकी आज दुकानें बंद हैं, वो उस कारण से ये हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। आज हुर्रियत जिसके कहने पर 1 मिनट में पूरा कश्मीर बंद हो जाया करता था, आज उनकी आवाज बंद है। पत्थरबाज आज वहां पर नजर नहीं आते। कोई ये जो आतंकी है उसका जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे। एक लोगों में चेंज आई है, लोगों को पता है कि भारत सरकार जिस प्रकार से
अपने आप में एक सक्षम है और आतंक के लिए जीरो टॉलरेंस है। तो उस कारण से अब स्थितियां बदल रही हैं और आपने देखा होगा पिछले दिनों ये जो तिरंगे को लेकर के किस प्रकार के कार्यक्रम वहां हो रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ सारी परिस्थितियां बदलेगी और भारत नया जम्मू कश्मीर एक बनेगा। जी, कुछ और जानकारी आप लोगों तक अभी पहुंच पाई है सर इस घटना को लेकर, या इसके अलावा किसी तरह की कुछ एडवाइजरी जारी की गई हो, कुछ और सिक्योरिटी को लेकर कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाई है? देखिए, अभी ये ताजा घटना है, अभी इसके बारे में कोई नहीं आई है। जब भी कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चय ही आपसे साझा करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका कविंद्र गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बात करने के लिए। आप बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता को सुन रहे थे कि आप सारी बात कह रहे थे इस घटना के बाद क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाई वहां पर हो रही है। आसिफ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, इस घटना को, बड़ी घटना को अंजाम दे दिया भारतीय सेना ने, जो अंजाम देने आतंकी पहुंचे थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि घाटी में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग क्यों नहीं रही है? कम घटनाएं हो जरूर रही हैं, लेकिन आज जिस तरह की कोशिश हुई वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए आदर्श, जो अब जानकारी हमारे पास इस हमले को लेके है, इस हमले में सेना के एक मेजर और 4 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 3 जवान जो है उनकी मृत्यु हो गई है, 2 जख्मी हैं। अब उनकी पहचान आधिकारिक तौर पर अब से थोड़ी देर बाद सेना की तरफ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो इकोसिस्टम है, यानी जो मिलिटेंसी का जो नेटवर्क है, वो पूरी तरीके से कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों के निशान लगातार उन मिलिटेंट्स के खिलाफ होते हैं जो मैदान में होते हैं, जो सक्रिय होते हैं, किसी घटना को अंजाम देते हैं या जिनके बारे में उनको जानकारी मिलती है। जैसे ही जानकारी मिलती है तो सुरक्षा तंत्र उनके पीछे लग जाता है और जिसके के कारण जो नए मिलिटेंट्स कश्मीर घाटी में बनते हैं उनकी जो लाइफ है वो 2 घंटे से लेके 2 महीने तक हो गई है। यानी जो नया लड़का हथियार उठाता है वो इतनी जल्दी सुरक्षा बलों के निशाने पे आ जाता है, सुरक्षा बलों के हाथ से चढ़ जाता है। लेकिन जो सरहद पार से जो नेटवर्क है वो लगातार बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। आसिफ, आपको बीच में रोक रहा हूं, जुगल किशोर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर, बड़ा जो हमला था उसको नाकाम कर दिया सेना के जवानों ने, बॉर्डर तक पार नहीं करने दिया, दीवार तक पार करने नहीं दी बेस कैंप की, और आतंकियों को बाहर ही मार गिराया। फिर भी इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की घुसपैठ पर रोक नहीं लग रही है सर? अच्छा देखिए, सेना के जवानों की ये जो हिम्मत है उसकी दाद देना पड़ेगी। मैं आपको ये बताऊं कि राजौरी जो शहर है इससे 15 किलोमीटर पीछे एक दरहाल कस्बा है, और दरहाल कस्बे के पीछे जो सेना ने पहाड़ियों पर अपनी विकेट्स लगाई हुई हैं, इन्होंने वहां पर ये आत्मघाती हमला करने का प्रयास जो है वो किया है और इसमें ये विफल रहे हैं। सेना के जवान जो है वो सजग रहते हुए उन्होंने इसे विफल किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई दरहाल के आसपास के क्षेत्र में 3 दिन पहले भी ये 2 आतंकवादी देखे गए थे। सेना भी सतर्क थी और पुलिस भी सतर्क थी, लेकिन जब अचानक आज इन्होंने आधी रात के बाद हमला किया, लेकिन घात पहले इन्होंने लगाया तो उससे हमारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने से सेना के जवानों ने अपना बलिदान देकर अपने इस पूरी यूनिट को बचाया है। इसलिए मैं सेना के जवानों की दाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई हर जहां तहां भी आप देखें, हर ऐसे हमले को नाकाम जो है वो हमारी सेना जो है वो करती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों पर कामयाब तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है कि जैसे कैसे भी हो जहां पर एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास जो है वो किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। जुगल किशोर शर्मा जम्मू के सांसद हैं, उनको आप सुन रहे थे। तो बड़ा आतंकी हमला सेना के जवानों ने राजौरी के परगल में उसको नाकाम कर दिया है। कोशिश थी इन आतंकियों की, आत्मघाती आतंकियों की, कि सेना के कैंप में वो घुस जाएं, बड़ा नुकसान करें, लेकिन उनको बाहर ही मार गिराया गया। हालांकि इसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार इस पर अपडेट हम दे रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि 2 आतंकियों को मार गिराने का काम सुरक्षा बलों ने किया है, लेकिन 3 जवान
इस पूरी कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए। 5 जवान घायल हुए थे, जिनमें से अभी 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज उनका चल रहा है। लेकिन दुखद बात यह कि 3 जवान शहीद हो गए हैं। अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया और ये फिदायीन हमले के चलते एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों को एक तरफ एक कामयाबी भी मिली है। कामयाबी ये कि 2 जो आतंकी है, फिदायीन हमलावर हैं, उनको मार गिराने का काम किया है, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन देश की रक्षा करते करते 3 जवान शहीद हो गए। राजौरी एनकाउंटर में 3 जवानों को शहादत मिली। एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस चल रहे हैं। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोशिश कर रहे थे आतंकी, ताकि सुरक्षा बलों की जो कैंप है उसमें घुसपैठ करी जा सके। लेकिन पूरी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों की अलर्टनेस की वजह से 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। और उस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में इनकम टैक्स की कार्रवाई में अकूत संपत्ति का पता चला है। इस छापेमारी में 390 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली है। इसमें 58 करोड़ कैश, 16 करोड़ के सोने के गहने, हीरे मोती और 300 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति शामिल है। 1 से 8 अगस्त तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई चली है और इस छापेमारी में 260 अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए, जबकि 120 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। औरंगाबाद में एक बिल्डर और जालना में स्टील प्रोडक्शन करने वाली 2 कंपनियों पर यह छापेमारी हुई है। और देखिए, अकूत धन बरामद हुआ है। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, इतनी रकम आखिर कहां से बचाकर रखी गई थी और पूरी जानकारी कैसे जुड़ी हुई? जी देखिए, इसमें कुल मिलाकर 3 स्टील कंपनियां हैं और 2 बिजनेसमैन, जिसमें से एक केटरिंग का बिजनेस करते हैं और एक शायद बिल्डर हैं। उनके यहाँ से कैश मिली है, जो 390 का जो हिसाब थे, बड़ी रकम कैश में है। 58 करोड़ की कैश मिली है। ये कैश इस बिजनेसमैन के पास से मिली है, जिसका संबंध स्टील कंपनी से है, बताया जा रहा है। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए के जेवरात मिले, जिसमें सोने चांदी हीरे हैं, और 300 करोड़ की अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी संपत्ति, इसका ब्यौरा आयकर विभाग से मिला है। कर 13 घंटे लगे इस कैश को गिनने में। करीब 35 गोनियां लगी थी इस कैश को रखने में। इसके अलावा जो हम बता रहे 260 अधिकारी थे, 120 वाहनों में वहां पर आए और बहुत ही सीक्रेट ऐसा ये ऑपरेशन किया गया। जो गाड़ियां वहां पहुंची थी, किसी को शक ना हो इसलिए प्राइवेट व्हीकल, जिसमें शादी की गाड़ियां उनको बताया गया, जिसके पीछे शादी दुल्हा दुल्हन का नाम का एक पोस्टर या फोटो लगाया गया था। और ये ऐसा बताया जा रहा था, जब वहाँ ये टीमें पहुंच रही थी तो किसी को शक ना हो, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे ना पाए, इसलिए इस तरह की गाड़ियां सजाकर या उन पे बाराती बनकर गए थे इनकम टैक्स के अधिकारी। जी बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में ये रेड हुई है, जिसमें बड़ी मात्रा में ये कैश मिली है। इसके संबंध कुछ बिजनेसमैन से है, ये पैसा उन बिजनेसमैन का है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड स्टील कंपनियों या इनके कारखानों के जो ऑफिसेस हैं, उनमें छापेमारी की गई। नासिक विभाग से बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे थे इनकम टैक्स विभाग के, और उनकी तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा मैं बता रहा था कि एक केटरिंग का बिजनेस करने वाली व्यक्ति है और एक बिल्डर है, जिनके पास से ये अनअकाउंटेड कैश मिला है। तो अब आगे और जानकारी आयकर विभाग की तरफ से सामने आएगी कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इसके ऊपर क्या आरोप थे और किस तरह ये रेड की गई, और रेड इनके अलावा और क्या क्या उन्हें मिला है। लेकिन बड़ी मात्रा में विजुअल्स भी दिखाते हैं कि बड़ी मात्रा में वहाँ कैश मिली है और इसको अब सीज किया गया है। गणेश, जितना कैश दिखाई दे रहा है, ये देखकर इनकम टैक्स के अधिकारी भी शायद सोच में पड़ गए होंगे कि इतना कैश एक जगह पर कैसे इकट्ठा कर लिया गया। ये एक तो सबसे बड़ा सवाल है, और दूसरा सवाल ये कि अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी। ये जब्ती तो हो गई है, इसके बाद क्या उनसे पूछताछ हो रही है, उनको हिरासत में लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई आगे चल रही है। इसमें कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है, जो इन 3 कंपनियों के मालिक या उनके अकाउंटेंट या उनके संबंधित जो अधिकारी हैं, उनको भी वहां बुलाया गया है। कुछ जो वहां मौजूद थे उनसे पूछताछ की जा रही है और ये रेड्स आगे चलेगी। आज अभी जो रेड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेड्स उन कारखानों में या जहां पर कैश रखी गई थी वहां पर हुए, लेकिन इनके दफ्तरों में और कई और जगहों पर भी रेड्स की जाएंगी और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ भी आयकर विभाग करेगा। आयकर विभाग
इस कारखानों की या फैक्ट्रीज के साथ साथ जो प्राइवेट पर्सन्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लोगों से भी पूछताछ करने जा रही है। तो संभवतः इसमें आगे कार्रवाई जा सकती है। संभवतः जिनके बारे में जानकारी मिली थी, जिनके कैश होने की जानकारी है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी किया जाएगा, उनको प्रोसिक्यूशन के लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अभी आयकर विभाग और स्थानिक पुलिस मिलकर ये पूरी जानकारी ले रही है, और क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अमाउंट मिला तो हो सकता है ईडी को भी इस बात में इन्वॉल्व किया जाए। अगर ये पैसा कहीं और भेजना था या इसके पहले कोई ट्रांजैक्शन हुए थे क्या, ये सारी जानकारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगी, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जी, कुल कितने ठिकानों पर छापेमारी की गई थी गणेश, अगर इस बारे में अभी तक जानकारी इनकम टैक्स की तरफ से दी गई? कि अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 5 से 6 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा और भी जगहें ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिर कहाँ इनके संबंध है। जैसा हमको पता चल रहा है, यहाँ पर ये जो स्टील निर्माता है उनके करीब 14 बड़े और 22 छोटे कारखाने हैं, और यहाँ पर भी वहाँ की टीमें पहुँच रही हैं आयकर विभाग से, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि जो वॉल्यूम है अधिकारियों का, कर्मचारियों का आयकर विभाग का इस छापेमारी में, तो 260 अधिकारी कर्मचारी अगर शामिल हुए हैं तो सिर्फ 5-6 जगहों पर ही, तो और भी जगहों पर गए होंगे, लेकिन वो फिलहाल ऑपरेशन का भाग है। ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा सामने लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद दूसरे लोग सतर्क हो जाएं, इसलिए कई जगहों पर छापेमारी चलती है। सही आंकड़ा थोड़ी देर में आयकर विभाग की तरफ से उन ठिकानों का जहां पे छापेमारी की है उसका सामने आ पाएगा। बहुत धन्यवाद गणेश, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो महाराष्ट्र में ये बड़ी छापेमारी और 390 करोड़ के आसपास काला धन बरामद किया गया है, रकम बरामद की गई जिसको छुपा कर रखा गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।